Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, as you know very well that we have recently completed our chapter, that is Reach for the Top, and that was very easy chapter first of all. So today we are going to do a poem which is in that chapter only. So let us get started with that poem. Yes. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing the years of sunlight, air, and water, and out of its leprous height, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise the curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the encroaching earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out of the earth's cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive and hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. By गीफ पटेल. ना डियर्स ने इस पोम का मैंने तो पहले तो आपको पूरी रीडिंग करवाई. अब मैं एक एक पैराग्राफ में हर एक लाइन का मतलब आपको समझाऊंगी. बेसिकली डियर्स जो पोम है नो ऑन अ किलिंग अ ट्री, ये जो पोम है ये आपकी दो इम्प्लाइड मीनिंग्स कंटेन करती है. पहला तो डू नॉट कट द ट्रीज, ये मीनिंग पोएट देते हैं. और दूसरा जो बैड हैबिट्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, वो हमें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं और उनसे उन्हें ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको अपने आप से अलग करना. और उनको अपने आप से अगर आपको अलग ही करना है तो आपको पूरे जड़ से उनको अलग करना पड़ेगा. ये जो है आपको यहाँ पे पोएट बताते हैं. तो चलिए स्टूडेंट लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस. सो पहला आपका स्टैंजा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. जैसे कि पोएट कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है ट्री को कट करने. पहले मैं आपको ऊपर ऊपर की मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है. दैट इज़ द लिटरल मीनिंग एंड देन वी विल गो इन द इम्प्लाइड मीनिंग. ओके, तो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. पोएट कहते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत टाइम लगता है ट्री को कट करने में. एक सिंपल जैब यानी कि आप पे थोड़ा सा आपने चाकू जैसा क्या घुमा दिया ट्री में, तो इससे आपका जो ट्री है वो कट नहीं हो सकता, ठीक है. क्योंकि वो जो ट्री है वो पूरे अर्थ में ग्रो कैसे हुआ है, वो ग्रो हुआ है क्योंकि उसने जो है बहुत सालों तक सनलाइट ली है, एयर ली है, वाटर ली है अर्थ का, है ना. सनलाइट, एयर, वाटर अर्थ का लिया है उसने. तो मतलब इतने सालों तक उसने सारी चीज़ें ली हैं. तो वो अचानक से थोड़ा सा हाथ घुमाने से, थोड़ा सा नाइफ से काटने में तो कट नहीं होगा, ठीक है. एंड आउट ऑफ इस लेपरस हाइट, लेपरस हाइट यानी कि यहाँ पे आपका लेपरस हाइट यानी कि बार्क ऑफ जो ट्री है उसमें जो है क्या है, स्प्राउटिंग लीफ. स्प्राउटिंग यानी कि नई पत्तियां हैं, है ना. आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइट, ठीक है. लेपरस हाइट यानी कि उसकी जो बार्क है ट्री, ठीक है. यहाँ पे आपका मेटाफर है क्योंकि लेपरस यहाँ पे आपका जो है एक को इम्प्लाइड करा गया है, ठीक है. अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लाइड मीनिंग. तो एम्प्लाइड मीनिंग में डिस्टन ये कहते हैं पोएट कि बैड हैबिट्स को अपने आप से किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. क्योंकि वो जो बैड हैबिट है डिस्टन आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इतने सालों तक वो आपके अंदर रही है, आप वही बैड हैबिट से चले आ रहे हो. तो वो जो है अचानक से अगर आप उनको अपने अंदर से निकालना चाहो तो वो नहीं निकल सकती, क्योंकि वो इतने सालों तक आपके अंदर है और आप उसको, आपकी रोज़ की आदत में वो बैड हैबिट है. तो आपको अगर उसे निकालना है तो यू हैव टू, आपको उसको बिल्कुल अपने जड़ से निकालना होगा. अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे आप बैड हैबिट को अपने अंदर से निकाल सकते हो, ठीक है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं डियर स्टूडेंट कि हैक और चॉप यानी कि अगर आप उसे पीसेस में कट करोगे ट्री को तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. और इतना ज़्यादा पेन भी उससे जो है नहीं होगा. कैसे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब आप ट्री को कट करते हो तो टीस्ट एक छोटा सा ग्लू टाइप का लिक्विड निकलता है, तो वो लिक्विड आपका निकलेगा, ठीक है. ब्लीडिंग बार्क विल हील. अब यहाँ ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है,
ठीक है। पहले तो डिक्शनरी पोम जो पूरी है ये फ्री वर्स पोम है, यानी कि इसमें आपका कहीं पे भी आपको राइमिंग नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पोएट्री डिवाइस है वो आपको मैं बीच बीच में बताते जा रही हूँ। ब्रीडिंग बाद यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट्स भी आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। एलिट्रेशन का पार्ट हम लोग कॉन्सोनेंट्स को रखते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग बाग वो थोड़े समय बाद डिक्शनरी अपने आप सही हो जाएगा और फिर से ग्राउंड से आपका वही पेड़ जो है वापस उग जाएगा, उसमें फिर से वही नई नई हरी पत्तियां आ जाएंगी। मिनिएचर बोज यानी कि स्मॉल बोज, अगर आपने जो है थोड़े बहुत थोड़ा सा पेड़ काट दिया और उसको वैसे ही छोड़ दिया तो वो पेड़ थोड़े समय बाद अपने आप पूरे अपने फुल साइज में फिर से उग जाएगा, ठीक है। अब डिक्शनरी यहाँ पे अंदर की मीनिंग क्या हुई, इम्प्लाइड मीनिंग ये हुई कि अगर आप लोग बैड हैबिट्स को खाली ऐसे ही निकालना चाहो तो बैड हैबिट्स नहीं निकलेंगी डियर स्टूडेंट। आप थोड़े समय तक जो है बैड हैबिट्स को अपने से दूर रखने की कोशिश करोगे, लेकिन थोड़े समय बाद वापस आप वही चीज़ करोगे। ये आपने कितनी बार नोटिस करा है। आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं बच्चे, एक दिन आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप सोचते हैं कि अगले दिन से हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। अब वो टाइम टेबल को आपने 3-4 दिन अच्छी तरह फॉलो करा, तीसरे दिन से आप वापस अपनी वही आदत में आ गए कि भाई हम लोग को बस गेम खेलना है, उसके बाद हम पढ़ाई करें, है ना। तो रीज़न वही चीज़ है कि अगर आप बैड हैबिट्स को ऐसे ही निकालना चाहो तो बैड हैबिट्स ऐसे ही नहीं निकल सकती। बैड हैबिट्स क्योंकि थोड़े समय तक आप बैड हैबिट को अपने से दूर रखने की कोशिश करोगे, थोड़े समय बाद बैड हैबिट्स फिर से आ जाएंगी और फिर से आप वही चीज़ फॉलो करोगे, है ना। तो अगर आपने ज़रा सा भी अपना ध्यान भटकाया तो फिर से जो बैड हैबिट्स हैं वो पूरे आपके अंदर फैल जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो पैराग्राफ, इसमें पोएट जो है तरीका बताते हैं ट्री को कट करने का और साथ साथ बैड हैबिट को अपने अंदर कैसे निकालना है। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। यहाँ पे अब जो पॉइंट है वो कहते हैं डियर स्टूडेंट कि नहीं, अगर आप ऐसे काटोगे तो ट्री फिर से उग जाएगा, लेकिन अगर आपको सच में ट्री को कट करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप पूरी रूट से उसको उखाड़ोगे वहाँ, है ना। तो आउट ऑफ द एनक्रोचिंग अर्थ, एनक्रोचिंग अर्थ यहाँ पे आपका मेटाफर है, ठीक है। अब देखो यहाँ एनक्रोचिंग अर्थ से पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि भाई अर्थ जो है उसके लिए ग्रिप काम कर रही है ट्री के लिए, राइट। तो अगर आप पूरे रूट को अर्थ से निकाल दोगे तो फिर वो पूरा ट्री जो है वो गिर जाएगा, है ना। और जैसे ही आ जाएगा, आप बाहर आ जाएगा, आप इसको रस्सी से बांध दो, ठीक है। उसको रस्सी से बांध कर आप ट्री को बिल्कुल नीचे से उखाड़ दो, पूरी रूट से जड़ों से उसको उखाड़ दो और उसके बाद फिर जो है उसको पीसेस में कट कर दो, या फिर उसको पूरा इंटायरली बाहर निकाल दो। पीसेस में कट करके भी बाहर निकाल सकते हो या फिर पूरा इंटायरली रूट के सहित बाहर निकाल दो पूरी अर्थ का केव। अब देखो आउट फ्रॉम द अर्थ केव, या अर्थ केव का मतलब है इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दोगे। और पोएट ने एक लाइन कही है दैट स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज का मतलब क्या होगा कि ट्री की स्ट्रेंथ, ट्री की सारी ताकत क्या है, क्योंकि अभी तक तो हम जो ट्री काट रहे थे वो वापस उग जा रहा था अपने फॉर्मर साइज में, राइट। बट जब हमने रूट से उसको निकाला तब नहीं उग पाया। इसका मतलब जो ट्री की मेन स्ट्रेंथ है वो कहाँ लाई करती है, रूट्स में लाई करती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, सोर्स वाइट एंड वेट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टन ये आपका आया वाइट एंड वेट। और द मोस्ट सेंसिटिव, वाइट एंड वेट इसलिए कहा गया क्योंकि रूट्स जनरली वेट होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की जो सोर्स है वो ज़्यादा होती है, नीचे को होती है क्योंकि डीप होती है, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द, और रूट क्या होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ट्री का, क्योंकि अगर रूट आपने एक बार पुल आउट कर दी तो फिर से अगर आप रूट के सहित पेड़ को डालोगे तो फिर वो नहीं उग पाएगा, है ना। तो डिस्टन यहाँ पे हिडन इनसाइड फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब डिस्टन यहाँ पे सेम, अगर मैं इम्प्लाइड मीनिंग बताऊँ आपको, अभी तो मैंने लिटरल मीनिंग बताई। इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि अगर आपको अपने अंदर से बैड हैबिट्स को निकालना है तो आपको उनको पूरे जड़ से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है डिस्टन कि आप 1-2 दिन के लिए कह रहे हो कि हाँ बस अब मैं बैड हैबिट छोड़ दूंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप ऐसे करोगे डिस्टन तो क्या होगा, 2-3 दिन आप बैड हैबिट छोड़ोगे, उसके फिर वापस से आप बैड हैबिट्स में आ जाओगे। अगर आपको सच में बैड हैबिट्स अंदर से निकालने हैं, आपको जड़ से उसको निकालना पड़ेगा। आपको मेन कॉज देखनी पड़ेगी कि आखिर ये बैड हैबिट्स अगर मेरे अंदर आ रही है तो कहाँ से आ रही है ना। ये चीज़ आपको जो है मेन जो अंदर का रूट है वो आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस बैड हैबिट्स। आपको अपने अंदर ऐसी विल पावर जनरेट करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को अगर बैड हैबिट अपने अंदर से निकालनी है तो निकालनी ही है। देन वट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू आपको अंदर लानी है, ओके। सो अब डिस्टन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग। अब इधर पोएट बताते हैं फिर आपको क्या करना है, फिर थोड़ी सी प्रोसेस है। पोएट कहते हैं कि आपको फिर जो है थोड़ा सा उसको ट्री को ड्राई कर देना है सन और एयर में,
उसको जब आप ड्राई करोगे वो ब्राउन हो जाएगी, रूट आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और ट्विस्ट करने लगेगी, फिर विदरिंग होगी और बस फिर आपका काम ख़त्म। आप जो ट्री है फाइनली पूरी तरह से जो हो जाएगा, मर जाएगा। और ये पूरी ब्यूटीफुल पोएम किसने लिखी है? गीत पटेल ने लिखी है। अब ये लास्ट वाले स्टैंजा में भी पोएट ये कहते हैं कि भाई आप विल पावर वगैरह चीज़ से और अपना रूट देख के कि आखिर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट बैड हैबिट दैट इज़ कमिंग इनसाइड मी, ये सब देख के आप अपने अंदर से वो बैड हैबिट को पूरी अच्छी तरह से पूरा निकाल सकते हो और फिर आप भी जो है एक अच्छा सिटीजन बन सकते हो। तो गीत पटेल तो दो इन्होंने जो है आइडिया दिए हैं, एक तो कि ट्रीज़ को कट मत करो, दूसरा कि जो है आपको बैड हैबिट जो है वो हमेशा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना और उनको पूरा जड़ से अपने अंदर से निकालना। ठीक है, सो डियर्स ने इस तरह जो है ये पोएट फुल हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन आंसर्स थोड़े, इसमें लिटरल मीनिंग के साथ ही आप आंसर लिखोगे। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट? तो सिंपल सा आंसर है नो, सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज ट्री हैज़ ग्रोन by absorbing years of sunlight, air, water of the earth. ठीक है, अब डिस्कशन नेक्स्ट है, हाउ हैज़ ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, इज द वर्ड सजेस्टिव फॉर ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो ट्री अपने फुल साइज में कैसे ग्रो होता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बाग एंड व्हाट डज इट व्हाट मेक्स इट ब्लीड? तो हमें पता है ब्लीडिंग बाग का मीनिंग क्या है। ब्लीडिंग बाग यानी कि व्हेन वी कट अ ट्री, तो यू मस्ट हैव सीन डियर की थोड़ी थोड़ी ग्लू जैसी जो लिक्विड है वो बाहर आती है, तो वही आपकी ब्लीडिंग बाग है। ब्लीडिंग बाग का एक्चुअल मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जब आप लोग उसको काटोगे तो थोड़ा सा वो जो लिक्विड निकलता है ट्री से वो ब्लीडिंग बाग है। यानी कि व्हेन यू विल कट इट तो दैट टाइम जैसे ह्यूमंस में ब्लड निकलता है वैसे ही ट्रीज में दैट लिक्विड कम्स आउट और वो यहाँ पे इसलिए ब्लीड कर रहा है बिकॉज वी आर कटिंग इट, राइट। द पोएट से नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज इट मीन? तो नो बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा में पोएट इसलिए कहते हैं बिकॉज पोएट सेज दैट जस्ट फ्रॉम द जैब ऑफ द नाइफ यू कैन नॉट कट द ट्री। So poet said that if you really wanted to cut the tree, you have to pull it out from its roots. ठीक है। What does the meaning of encroaching earth and earthscape? So मैंने जैसे कि आपको बताया कि encroaching the earth means earth act as a grip for the roots या फिर earth act as a grip for the trees। और यहाँ पे earthscape का मतलब है कि inside the earth, okay। what does he mean by strength of the tree exposed? जैसे मैंने कहा था strength of the tree exposed means poet want to say that all the strength of the tree lies in the root and if we uproot the root of the tree so then it is very easy to kill a tree, okay। अब यहाँ पे what finally makes a tree, so makes what finally kills a tree, so we know very well when we will uproot the root and we will make that root to dry for some day in the sun and air and when they will twist, they will brown, they will become hard, so that time the tree will finally die। तो अब यहाँ पर डिस्कशन इस तरह ये जो पोट्री है ये हमने कर लिया अच्छी तरह, वेरी स्मॉल पोट्री थी और मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पोम एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पोम यू कैन डेफिनेटली डियर आस्क मी इन द दैट कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।